हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका नाम जो है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। पहले इसका नाम सर्किल हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर सर्किल के ही बारे में बताया गया है, सर्किल में क्या क्या होता है। तो पहले उसका एक बेस हम थोड़ी क्लियर करते हैं कि सर्किल होता क्या है। तो सर्किल जो होता है वो लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है। पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, अगर पॉइंट बराबर 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 लगाते चल जाएं तो एक लोकस बन जाता है। तो सर्किल क्या है, एक लोकस है पॉइंट्स का। किसमें? एक प्लेन में। प्लेन आपको पहले बता चुके हैं कि प्लेन जो होता है 2 डायमेंशनल सरफेस होती है। जैसे मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन है। आपका कॉपी का जो पेपर होता है, पेज होता है, वो भी प्लेन है। अ सर्किल is a locus of point in a plane in such a way that its distance from a given fixed point always constant। सर्किल जो है वो एक लोकस है पॉइंट्स का, जिसमें हर पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस में होता है एक फिक्स पॉइंट से। ये फिक्स पॉइंट जो होता है ये इसका सेंटर कहलाता है, ठीक है। गिवन फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि इस फिक्स पॉइंट से हमेशा जो इस बाउंड्री की डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट्स की, सारे पॉइंट जितने पॉइंट हैं वो यहाँ खींचे, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, ये सारी डिस्टेंस जो है बराबर कहलाएंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ये सारी डिस्टेंस जो है वो क्या होंगी? बराबर होंगी। कहीं से भी आप ले लें, फिक्स पॉइंट से जो है डिस्टेंस सारी बराबर होंगी। तो सर्किल की अगर डेफिनेशन आपसे पूछ जाए तो क्या है? सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट in such a way that its distance from a given fixed point always a constant। the fixed point known as सेंटर ऑफ सर्किल। और ये फिक्स पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, ठीक है, सेंटर बोलते हैं। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं जो उसको समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, यानी कि किसी सर्किल के किसी पॉइंट से उस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस को, जैसे ये है हमारे पास ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी, ये सारी जो है, या चाहे वो यहां हो चाहे यहां हो, कहीं पर भी हो, तो इस फिक्स पॉइंट से सर्किल की बाउंड्री पर जो भी डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, और वो डिस्टेंस जो होगी वो कहलाएगी रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी, ठीक है। फिर समझ लेते हैं। सर्किल के लोकस, जो हमारा लोकस है पॉइंट्स का, उस लोकस पॉइंट से उस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी होती है, और ये डिस्टेंस को ही हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल। अगर हम किसी सर्किल की बाउंड्री पर मूव करते हैं और पूरा एक राउंड ले लेते हैं, तो जिस मान लीजिए हम यहाँ ए से चलते हैं और ए से राउंड चलने के बाद यहाँ पर ए पर ही पहुंच जाते हैं, तो जो जितनी डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो इसकी सरकमफेरेंस कहलाएगी। पैरामीटर ऑफ द सर्किल जो है वो कहलाता है सरकमफेरेंस, या लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। किसी सर्किल की आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। अब चौथा टॉपिक है आपका कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड जो होता है सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। किसी सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। ये हमारे पास ए भी एक लाइन सेगमेंट है, एक सी डी है और एक ई एफ है, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करता है उसे हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। अगर पर्टिकुलरली डिफिनेशन पढ़ी जाए तो क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल नोन एज कॉर्ड। एक लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट्स को सर्किल के ज्वाइन करता है वो कहलाता है आपके कॉर्ड। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सर्किल जो होता है वो क्या होता है? सर्किल एक लोकस होता है पॉइंट्स का, जिसके हर पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये हमारा फिक्स पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस जो होगी हर पॉइंट पे लोकस के जितने भी पॉइंट है उनकी सबकी डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। और ये फिक्स डिस्टेंस जो होती है इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्किल इज नोन एज रेडियस। सरकमफेरेंस क्या है? पैरामीटर ऑफ द सर्किल है। क्या है? पैरामीटर ऑफ द सर्किल है, यानी लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्किल। सर्किल की बाउंड्री की
लेंथ जो है, ठीक है, यानी अगर हम मूव करें ए से मूव करने के बाद फिर एक पूरा एक राउंड लेने के बाद ए पर ही पहुंच जाते हैं, तो जितनी डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो क्या कहलाएगी, सरकमफेरेंस कहलाएगी। और कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड जो होती है सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन 2 points of a circle, a line segment which join 2 points of a circle known as chord। और सर्किल रेडियस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल। फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट पर, सर्किल के किसी पॉइंट की डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्किल इज नोन एज रेडियस, ठीक है। और सरकमफेरेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल इज नोन एज सरकमफेरेंस। ये पैरामीटर ऑफ द सर्किल इज नोन एज द सरकमफेरेंस। सर्किल क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, याद रखना है, इन अ प्लेन, एक प्लेन में, ठीक है। लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन हैविंग फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, हैविंग फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होती है कॉर्ड ही होती है। डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। A chord which passes through the center, a chord which passes through the center is known as diameter। या हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, व्हाट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर है। तो डायमीटर क्या है, अ कॉर्ड विच passes through center of circle known as diameter, ठीक है। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है एंड पासेस थ्रू द सेंटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकंड। सेकंड क्या होती है, देखो सेकंड और कॉर्ड में फर्क समझ लो पहले। कॉर्ड जो होती है दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। कॉर्ड क्या है, अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल। और जो सेकंड होती है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल, विच इंटरसेक्ट 2 पॉइंट ऑफ द सर्किल इज नोन एज सेकंड। ये सेकंड है और ये कॉर्ड है, ठीक है। अ लाइन which intersect the circle at 2 point known as second, ठीक है। सेकंड समझ में आ गई, व्हाट इज सेकंड। सेकंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल at 2 point is known as second, and chord is a line segment which join 2 points of the circle, ठीक है। इसके बाद आता है आपके टेंजेंट। क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक लाइन है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट। टेंजेंट क्या है, एक लाइन है जो कि सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल ओनली 1 पॉइंट
नोन एज टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट कहलाती है। और जिस पॉइंट पर ये टच करती है लाइन सर्किल को वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अ लाइन which intersect the circle only one point is known as tangent, and the point at which the tangent touches the circle or intersect the circle is known as point of contact। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं सेमी सर्किल क्या होता है। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का मतलब होता है हाफ सर्किल। अ डायमीटर, अगर आपसे डिफिनेशन कहे तो अ डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू टू सेमी सर्किल। अ डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू टू सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मींस हाफ ऑफ सर्किल, सर्किल का आधा, हाफ ऑफ सर्किल। ठीक है, हाफ ऑफ सर्किल इज नोन एज सेमी सर्किल। इसके बाद आपके आता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है ऐसे सर्किल, टू और मोर सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, सबका सेंटर सेम हो लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग हो, उनकी रेडियस अलग अलग हो, तो वो कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। टू और मोर सर्किल आर सेड टू बी, टू और मोर सर्किल आर सेड टू बी concentric circle if they have same center and different radius length, यानी उनकी रेडियस अलग अलग हो लेकिन उनका सेंटर एक हो, तो वो कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके बाद आता है आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होती है? आर्क जो होती है सर्किल की सरकमफेरेंस का पार्ट होती है। आर्क क्या होती है? सर्किल की सरकमफेरेंस का पार्ट होती है। ठीक है, ये हमारा सर्किल है, इसकी कोई हमने की सरकमफेरेंस में कोई पार्ट कर लिया ए बी, तो ये हमारी आर्क कहलाएगी। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस नोन एज आर्क। और आर्क को हम कैसे दिखाते हैं? इसको दिखाने का तरीका है ए बी, और यहां कर्सिव लाइन दिखाते हैं, ए बी आर्क, इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, कॉन्गोरेंट आर्क क्या होती है? ये तो हो गया आर्क हो गया ये। कॉन्गोरेंट आर्क, टू और मोर आर्क आर सेड टू बी congruent if they subtend equal angle at the center। एट द सेंटर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी अगर वो सेंटर पे सेम एंगल बनाती है। मान लीजिए हमारे पास एक ए बी आर्क है और एक सी डी आर्क है, और दोनों ही हमारा सेंटर पे बराबर का एंगल बनाती हैं, दोनों ही एंगल हमारा बराबर की बनाती है। मान लीजिए ये भी थीटा बनाती है और ये वाली भी हमारी दूसरी आर्क भी सी डी जो है वो भी बराबर का एंगल बनाती है, थीटा ही बनाती है। तो ये दोनों आर्क जो होंगी, ये दोनों आर्क जो होंगी, ये यहां से यहां तक, ये दोनों आर्क, और ये यहां से यहां तक, ये दोनों आर्क जो आएंगी कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क को समझने के लिए आप ध्यान लगाइए जरा। माइनर आर्क क्या होती है? हमारे पास एक सर्किल है,
ठीक है। अब इसकी माइनर आर्क कैसे पता करेंगे? अगर किसी सर्किल की आर्क, ठीक है, सरकमफेरेंस के हाफ से कम है, सरकमफेरेंस के हाफ से कम है, ठीक है, if the length of arc less than the length of half of circumference, then arc is minor arc. और अगर हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से ज्यादा है, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से ज्यादा है, तो वो कहलाएगी मेजर आर्क। हाफ ऑफ सरकमफेरेंस से ज्यादा है, सरकमफेरेंस क्या होती है हमारी? 2 पाई आर होती है, याद रखिए, आगे भी यूज होगा। 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस। तो अगर पाई आर से छोटी है हमारी आर्क, यानी हमारे पास कोई आर्क है ए बी, वो अगर पाई आर से छोटी है तो ये कहलाएगी माइनर। माइनर आर्क। और अगर पाई आर से बड़ी है तो ये कहलाएगी मेजर आर्क। ठीक है। ऑफ अ सर्किल, व्हाट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्किल? द सर्कुलर रीजन, द सर्कुलर रीजन, द सर्कुलर रीजन, सर्किल का जो रीजन, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड by an arc and a chord known as segment. ठीक है। The circular region bounded by an arc and a chord known as segment. किसी सर्किल का वो रीजन जो किसी आर्क से, ये आर्क है ए बी आर्क से और कॉर्ड ए बी से घिरा हो, कवर्ड हो, घिरा हुआ हो, तो ये जो रीजन कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। अ रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड नोन एज सेगमेंट। अब सेगमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तब होता है when a segment is less than semicircle, रीजन ऑफ सेमीसर्किल। सेमीसर्किल के रीजन से कम हो, सेमीसर्किल के रीजन से कम हो उसका अगर एरिया, या सब सेमीसर्किल से छोटा हो तो वो कहलाता है माइनर। और जो सेमीसर्किल से ज्यादा होता है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये होता है माइनर, छोटा है तो सेमीसर्किल से माइनर, और ये जो है हमारा ये बड़ा है मेजर। ठीक है, मेजर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट क्या है? जो सेमीसर्किल से कम हो, और मेजर क्या है? जो सेमीसर्किल से ज्यादा हो। और ये दोनों जो है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट कहलाते हैं। ठीक है, मेजर और माइनर दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट सेगमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? A region of a circle, a region of a circle bounded by an arc and two radii। एक ऐसा रीजन जो किसी आर्क से, एक आर्क है हमारे पास और एक हमारे पास दो रेडियस से घिरा हुआ रीजन।
आर्क और दो रेडियस से घिरा हुआ रीजन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? द रीजन ऑफ सर्किल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई इज नोन एज सेक्टर। ठीक है, अगर सेक्टर जो है सेमी सर्किल से छोटा है तो वो माइनर कहलाएगा, और अगर सेमी सर्किल से बड़ा है तो वो मेजर कहलाएगा। अब इसके बाद समझते हैं क्वाड्रेंट। व्हाट इज क्वाड्रेंट? इफ वी डिवाइड द सर्किल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, अगर हम किसी सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें बाय देयर डायमीटर, देन वन पार्ट of the circle is known as quadrant. 1/4 part of the circle, 1/4 quadrant क्या होता है? quadrant 1/4 part of the circle known as quadrant. ठीक है, 1/4 part of the circle, 1/4 part of the circle, 1/4 part of the circle known as quadrant. ठीक है, अगर किसी सर्किल के 4 पार्ट कर दिए जाए तो उसमें से जो इक्वल पार्ट करे जाए, ये नहीं कि आपने एक छोटा एक बड़ा कर दिया, 4 इक्वल पार्ट कर दिए जाए और उसमें से एक पार्ट को लिया जाए तो वो हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होते हैं? ऐसे सर्किल जिनका सेम सेंटर हो और सेम रेडियाई हो। ठीक है, two or more circle are said to be congruent if they have same center and same radii. Two or more circle are said to be congruent if they have same center and equal radii. अगर दो सर्किल जिनके सेम सेंटर हो और इक्वल रेडियाई हो तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्किल कहलाते हैं। कौन से सर्किल कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्किल कहलाते हैं। अगर दो सर्किल जिनकी रेडियस इक्वल हो और सेंटर भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्किल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है टॉपिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये याद रखना, सर्किल से रिलेटेड थोड़ा इसलिए बता रहा हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस से सर्किल पास हो जाए। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस से एक सर्किल पास हो जाए, दैट इज कॉल्ड cyclic quadrilateral. A quadrilateral is said to be cyclic if a circle passes through its all vertices. If a circle passes through its all vertices. A quadrilateral is said to be cyclic if a circle passes through from its 4 vertices. ठीक है, इसकी खासियत ये होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए और एंगल सी जो होगा उसका सम 180 होगा
और एंगल बी और एंगल डी का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर। अब कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि आपको कहा जाएगा कि एक ट्राइंगल है, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी, और दे रखा होगा कि ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तीनों साइड दे रखी होंगी, या दो एंगल एक साइड दे रखी होगी, या फिर एक एंगल और दो साइड दे रखी होंगी। मैंने यहां पर तीन साइड ली हैं। तो पहले आपसे कहा जाएगा कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी एंड कंस्ट्रक्ट a circumscribed circle। यानी कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है, और सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जो किसी ट्राइंगल, ऐसा सर्किल जो किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हो जाए, यानी उसको बाहर से जाए। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है। तो आपसे कहा जाएगा ट्राइंगल बनाइए और उस ट्राइंगल के बाहर एक सर्किल बनाइए जो कि उसके तीनों वर्टिसेस से जाता हो। या फिर आपसे कह सकता है कि एक ट्राइंगल बनाइए और इनस्क्राइब, उसके अंदर एक सर्किल बनाइए। इनस्क्राइब का पूछ कह सकता है कि इनस्क्राइब एक सर्किल है, इनस्क्राइब सर्किल बनाइए। या तो आपसे बाहर सर्किल बनाएगा सर्कमस्क्राइब, या आपसे पूछेगा बनवाएगा इनस्क्राइब। ठीक है, अब इसको और इसको बनाने के लिए आपको कोई ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, जो कि आप 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। 6 में भी पढ़ी आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, 7 में भी पढ़ी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, 8 में भी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल पढ़ी है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल आना चाहिए। और नंबर 2 जो है आपसे बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन करना आना चाहिए, और बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल करना आना चाहिए। अगर आपसे नहीं आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी। तो सर्किल का अगर कोई आपको ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल तो मैं बनाना सिखा दूंगा यहीं पर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, कंपास में आप पेंसिल लगाकर एक जो उसकी निडल की जो टिप है उसको यहां रखेंगे और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे। इस लाइन की जो भी डिस्टेंस लंबाई है, जो भी इसकी लेंथ है, उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहां लगाएंगे और एक आर्क यहां लगाएंगे। ठीक है, नीचे एक ऊपर और एक नीचे। और वही काम, डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए कंपास की। फिर वही काम बी से रख के करेंगे, यहां पर लगाएंगे आर्क और यहां लगाएंगे। तो ये दोनों जो है जब इसको ज्वाइन करेंगे हम, तो ये जिस पॉइंट पर कट करेंगे लाइन को, जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट लाइन का बराबर होगा। ये तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है। दूसरा होता है एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए कि आपने एक एंगल बनाया है, ठीक है, तो यहां पर जो आप किसी भी मेजरमेंट का आप कंपास रखिए, किसी भी मेजरमेंट का ऐसे करके आर्क लगा लीजिए, इनको ज्वाइन कर दिए, ऐसे करके ज्वाइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद आप ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट पे कंपास रख के आर्क लगाइए, बी पॉइंट पे कंपास रख के आर्क लगाइए। ठीक है, ए पॉइंट से कंपास लेकर आर्क लगाइए और बी से, डिस्टेंस आप कोई भी ले सकते हैं। और ये पॉइंट जब काटेगा इसको, तो ये दोनों इस एंगल को, ये वाला एंगल अगर थीटा है और तो ये भी थीटा होगा, यानी दोनों को बराबर बराबर एंगल में बांट देगा। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर, और ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये होता है एंगल बाइसेक्टर।
अब आपसे कहा गया है कि ये चीजें जो है मैं फंडामेंटल बता रहा हूं, जो आप 6, 7, 8 से आपको आना चाहिए। हमें तो सिर्फ ये सवाल मिला है कि ए बी जो है वो 6 है, बी सी 8 है और सी ए जो है 9 है। आपको ट्राइंगल बनाना है और उसके बाहर सर्किल बनाना है। अब ये चीजें मैंने जो बताई हैं इसलिए बताई हैं क्योंकि इनका यूज होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब उनको वो रिकॉल नहीं कर पाते या भूल जाते हैं, या फिर उनको वो पढ़े ही कहीं नहीं आते। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको ये चीजें नहीं आती, तो इन चीजों का इसमें यूज होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसे बनाना है। ट्राइंगल पहले तो बनाएंगे, पहले ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल हमें बनाना है। हमें सबसे पहले क्या साइड दे रखी है, ए बी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, हमें दे रखी है बी सी 8 सेंटीमीटर। हम बी से कंपास में 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहां आर्क लगा लेंगे। ठीक है, यहां आर्क लगा लेंगे ऐसे करके। उसके बाद हमारे पास सी ए कितना है, 9। फिर हम 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस कंपास में लेकर ए से आर्क लगाएंगे, तो ये हमारे 9 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हम इसको ए को और सी को ज्वाइन कर देंगे और बी और सी को भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक हमारा ट्राइंगल बन जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, सरकम स्क्राइब बनाना है, इसके एक सर्किल बनाना है। ठीक है, इसके बाहर सर्किल बनाना। कैसे बनेगा, हम ए बी साइड का बाइसेक्टर करेंगे। एक ए से कंपास रखेंगे, यहां आर्क लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, फिर बी से लगाएंगे। ठीक है, और फिर ये जो है हमारा ये एक पॉइंट पर ऐसे कट करेगा। ऐसे ही हम बी पर रखेंगे आर्क, और एक कंपास से आर्क इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, और फिर हम सी पर रखेंगे, एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, तो ये दोनों कट करेंगे और इस तरीके से ये कट करेंगे। अब ऐसे ही हम ए और सी का लगाएंगे, तो वो कहीं यहां करेगा और यहां करेगा, और ऐसे करके दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, ऐसे करके बाइसेक्टर एक काट देंगे। तो जिस पॉइंट पे वो तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे वो तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट पर कंपास की टिप रख के किसी एक वर्टिसिस तक की डिस्टेंस लेंगे, किसी एक वर्टिसिस तक की डिस्टेंस लेंगे, यहां से रख के जब यहां तक डिस्टेंस लेंगे और फिर हम कंपास से उसको सर्कल बनाएंगे, वो तो खुद ब खुद ही वो तीनों वर्टिसेस से पास होता हुआ चला जाएगा। पहले ट्राइंगल बनाएंगे जिस मेजरमेंट से दे रखा है, उसके बाद हर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। और वो कैसे होता है, लाइन क्या करें, कंपास आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क इधर एक इधर, फिर यहां रख के बी पॉइंट पर रखकर एक आर्क इधर एक आर्क इधर, और उनको ज्वाइन करेंगे तो ये मिड पॉइंट मिल जाएगा, और फिर ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो हमें तीनों ट्राइंगल की तीनों लाइनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। ठीक है, अब अगर आपसे इसी ट्राइंगल को कहा जाए कि इसके अंदर सर्किल बनाइए, ठीक है, इसके अंदर सर्किल बनाइए, तब क्या करेंगे, तब हमें क्या करना होगा, ठीक है, तब हम इसके एंगल का बाइसेक्टर करेंगे। एक एंगल हमारा ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो हम इस एंगल का बाइसेक्टर करेंगे। एक यहां रख के आर्क लगाएंगे, एक यहां रख के आर्क लगाएंगे, ऐसे यहां आर्क लगाएंगे, यहां आर्क लगाएंगे, ऐसे यहां से यहां आर्क लगाएंगे और यहां आर्क लगाएंगे, ए बी सी एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर जो है आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें वहां से किसी एक लाइन की डिस्टेंस, किसी एक लाइन की, ये ले लिए डिस्टेंस, यहां से यहां तक ले लिए, चाहे यहां से यहां तक ले लिए, चाहे यहां से यहां तक ले लिए, ये डिस्टेंस जो यहां तक की डिस्टेंस कंपास में बनने का जब आप ट्राइंगल सर्किल बनाएंगे तो तीनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा इनस्क्राइब सर्किल बनाने का। अब सर्किल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, आप उसको समझ लीजिए। सर्किल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उनको आप समझ लीजिए। पहली थ्योरम क्या कहती है,
इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एंगल एट द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स हैं, ये ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर पर बराबर का एंगल सबटेंड करेंगी। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, इन सबको कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे किस किस को? ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ, इन सबको ज्वाइन कर देंगे। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक बना ए ओ बी और एक ट्राइंगल बना सी ओ डी। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं, एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब देखिए कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगी। ए ओ जो है वो किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। क्यों है बराबर? दोनों रेडियस है, दोनों ही रेडियस है, इसलिए बराबर है। ठीक है, यानी कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है। इसी तरीके से ओ बी और ओ डी दोनों रेडियस है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस है। और ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, यानी कि ये हमें गिवन है। तो किसी भी ट्राइंगल को, किन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? तीन चीजें हमें बराबर प्रूव करना पड़ती हैं। अब यहां पर तीनों साइड हमने बराबर प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एस एस एस। ठीक है, एस 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 प्रॉपर्टी से, साइड 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 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। तब कॉन्ग्रुएंस दो ट्राइंगल हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी क्यों होंगे? बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ये हमें प्रूव करना था कि जो सेंटर पे एंगल बने हैं वो बराबर होंगे अगर दोनों कॉर्ड बराबर हो। नया क्वेश्चन, नई थ्योरम देखते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, कह रहा है कि अगर टू कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। दो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि ये कॉर्ड्स आपस में बराबर है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। एंगल ए ओ बी जो है वो सी ओ डी के बराबर दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ए ओ बी और एक है सी ओ डी। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब हम देखते हैं कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है और रेडियस सारी बराबर होती है। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस है। ठीक है, और एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के बराबर है, ये गिवन है हमें। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल सी ओ डी के बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो हमारी जो कॉर्ड्स है, यानी ए बी जो होगा दैट इज इंप्लाइज दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है बराबर होंगी। तो ए बी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? सी डी के बराबर हो जाएगी बाय सीपी
सी टी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमें, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल कॉन्ग्रुएंट, if two arc of a circle congruent then the corresponding chords are equal। क्या दे रखा है? सर्किल की दो आर्क कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मींस बराबर है, ठीक है, यानी ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, आर्क का रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बी इज इक्वल टू सी डी। और प्रूव क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ये क्या है? हमारी कॉर्ड्स है। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे किसको? ए को, बी को, सी को और डी को। ये हमारा सेंटर ओ है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे ए बी, ए ओ, डी ओ, सी ओ एंड डी ओ। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हमें मिल गए, एक मिला ए ओ बी और दूसरा मिला सी ओ डी। अब हम इन दो ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ट्राइंगल सी ओ डी। अब हमें दे रखा आर्क ए बी जो है वो किसके बराबर है? आर्क सी डी के बराबर है। दो आर्क अगर बराबर हो तो वो सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड करती है, यानी एंगल ए ओ बी जो होगा वो एंगल सी ओ डी के बराबर होगा, ठीक है। और हमारी ए ओ जो होगी वो ओ सी के बराबर होगी क्योंकि ये रेडियस है, और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी के बराबर होगी क्योंकि ये भी रेडियस है, ये दोनों ही रेडियस है, ए ओ और ओ सी रेडियस है और बी ओ और ओ डी रेडियस है, तो सारी रेडियस बराबर होती है सर्किल की। तो हमारे पास एक चीज तो ये मिल गई कि एंगल बराबर हो गया, और दो हमें साइड मिल गई ट्राइंगल की। तो इससे क्या पता चला कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो इसका मतलब हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो बराबर होंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी जो होगी वो किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर होगी बाय सी पी सी टी। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर अगर हम किसी कॉर्ड पर डालें सेंटर से तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये हमारी कॉर्ड है एक ए बी जिस पर हमने सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ओ डी। अब हमें प्रूव करना है कि ए डी जो है वो बी डी के बराबर है, ठीक है। क्या प्रूव करना है? तो प्रूव क्या करना है हमें? ए डी इज इक्वल टू बी डी। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम ए और ओ को ज्वाइन कर देंगे और बी और ओ को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे ए और ओ को एंड बी और ओ को, बी ओ को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन, दोनों जगह कॉमन है तो ये कॉमन हो जाएगी हमारी। क्योंकि ओडी जो है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास एक साइड ये आ गई ओडी, एक साइड ये आ गई ओबी। ट्राइंगल ए डी ओ कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल बी डी ओ बाय
RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, हमने ये प्रूव करा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये साइड प्रूव करी, ये साइड हो गई, और ये 90 डिग्री एंगल प्रूव कराया। तो बाय राइट हैंड साइड या RHS या फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो दैट इज इंप्लाइज दैट AD is equal to BD by CPCT, corresponding part of congruous triangle. That is implies that AD bisect AB, यह हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं आप। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड है AB, उस पर सेंटर से एक हमने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, और वो लाइन जो है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ADO एंड BDO जो है वो 90 डिग्री का है, यानी हमें इसे परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ये दे नहीं रखा है हमें, ये हमें दे नहीं रखा है, लेकिन हमें इसे परपेंडिकुलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव OD परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ज्वाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन? ज्वाइन करेंगे OA एंड OB, OA और OB को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ODA या ADO। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम AO एंड BO को। अब हमारे पास दो ट्राइंगल मिले हमें, एक ट्राइंगल मिला ADO और एक मिला BDO। तो हम इन दो ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल BDO, इन दो ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास AD जो है वो BD के बराबर दे रखी है हमें, AD इज इक्वल टू जो है वो किसके बराबर है? BD के बराबर दे रखी है, गिवन है हमें, ठीक है। और OD जो है वो दोनों में कॉमन है, OD जो है वो OD के बराबर है, दोनों में कॉमन है, OD जो है OD दोनों में कॉमन है। और AO जो है वो OB के बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेडियस को प्रूव करते दिखाते। AO OB जो है वो क्या है? रेडियस है। तो अभी तीन चीजें मिल गई, साइड 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 से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ADO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDO बाय SSS, ठीक है। दैट इज इंप्लाइज दैट क्या होगा? एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO, ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे बाय CPCT। अब एंगल ADO और एंगल BDO कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है, ठीक है, ये लीनियर पेयर है। और हम भी पहले प्रूव कर चुके कि ADO जो है वो BDO के बराबर है, तो हम एंगल ADO की जगह क्या रख सकते हैं? एंगल BDO। और यहां से 2 एंगल BDO जो हो जाएगा, 2 एंगल BDO जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और एंगल BDO इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। एंगल BDO इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल BDO 90 है तो ADO भी 90 होगा। ये दोनों 90 का हो गया, दैट इज इंप्लाइज दैट OD परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या प्रूव करना है? कि अगर दो कॉर्ड बराबर हो, अगर दो कॉर्ड बराबर हो, ठीक है, अगर दो कॉर्ड बराबर हैं हमारे पास, AB जो है
वो सी डी के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि सेंटर से उनकी डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, सेंटर से उनकी डिस्टेंस जो है वो क्या है, बराबर है, यानी कि ओ डी इज इक्वल टू, सॉरी, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। क्या प्रूव करना हमें, टू प्रूव ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, अब ओ एन जो है परपेंडिकुलर है किस पे, डी सी डी पे, और ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल बनाते हैं। कैसे करेंगे बना के, एक ओ बी को ज्वाइन करते हैं और हम एक ज्वाइन करते हैं ओ सी को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए ओ को ज्वाइन करेंगे एंड ओ सी को ज्वाइन करेंगे। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ओ बी एम या ओ एम बी, और दूसरा है ओ एन सी। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल बी एम ओ एंड ट्राइंगल सी एन ओ। अब हम ये जानते हैं कि अगर दो कॉर्ड बराबर हो और उन पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो भी बराबर होंगे। कैसे, देखो हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, हमें गिवन है। और अगर हम ए बी बाई टू कर दें, आधा कर दें इसका, तो ये सी डी बाई टू के बराबर होगा। ठीक है, अब ए बी बाई टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी, और सी डी बाई टू जो हो जाएगा वो एन सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक, अब एंगल ओ एन सी और ओ एम बी, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है, इसलिए बराबर हो गए। तीसरी चीज हमारे पास है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है। अब हमारे पास तीन चीजें मिल गई, एक साइड ये हो गई, एक एंगल हो गई, और तीसरी साइड ये हो गई। तो हमारा जो ट्राइंगल सी एन ओ जो है, दैट इज इंप्लाइज दैट ट्राइंगल सी एन ओ कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल बी एम ओ। कौन सी प्रॉपर्टी थी, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, ऐसी एस प्रॉपर्टी थी। तो दैट इज इंप्लाइज दैट एम ओ इज इक्वल टू एन ओ बाय सी पी सी टी, दैट इज इंप्लाइज दैट equal chords are at equal distance from center। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं।
अपने थ्योरम में हमारे पास इसको देखते हैं। एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल शो दैट वन विच इज नियरर टू द सेंटर इज लॉन्गर। कहने का मतलब यह है कि दो कॉर्ड में से जो करीब होगी सेंटर के वो बड़ी होगी। दो कॉर्ड्स में से अगर हमारे पास एक सर्किल है, उसमें एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ठीक है, सेंटर से जिसकी डिस्टेंस कम होगी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पे है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो जो दूर होगी, ये दूर जो होगी, ये सी डी, मान लीजिए सी डी है और ये ए बी है, तो जो दूर होगी वो छोटी होगी, यानी सी डी जो होगी वो छोटी होगी ए बी से। ये हमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड दूर होगी वो छोटी होगी उस कॉर्ड से जो करीब होगी सेंटर से। ठीक है, चेक करते हैं इसे कैसे करना है हमें। अब हमें क्या दे रखा है, हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो ग्रेटर देन है सी डी से। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, गिवन क्या है, ओ ई जो है वो छोटी है ओ एफ से। ओ ई जो है वो ओ एफ से छोटी है। क्यों छोटी है, क्योंकि ओ ई जो है करीब है, यानी कि ए बी जो है वो करीब है, इसलिए ओ ई छोटी होगी, और सी डी दूर है सेंटर से, इसलिए ओ एफ बड़ी होगी। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब एक और बात ध्यान रखिए कि ए ई जो होगा वो 1/2 ए बी होगा, हाफ होगा, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, और सी एफ जो होगा वो 1/2 सी डी होगा। क्यों होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालें किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल हमारे पास है ए ई ओ और दूसरा ट्राइंगल है सी एफ ओ। इन दो ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं। प्रूफ, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई ओ एंड ट्राइंगल सी एफ ओ। अब आप गौर करिए कि ए ओ और सी ओ ये दोनों रेडियस है। ए ओ और सी ओ जो है वो क्या है, दोनों रेडियस है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, अब अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल ए ई ओ और सी एफ ओ को, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ओ स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं ए ओ, अगर ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर है तो ए ओ जो होगी वो सी ओ स्क्वायर के बराबर होगी। अब ए ओ की वैल्यू लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ ए ई एंड ओ ई, तो ए ओ जो होगा वो ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, क्यों होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम सी एफ इसको लिखते हैं सी ओ को, तो ये होगा सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब ये दो चीजें आपको बराबर दे रखी है, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ये दोनों चीजें बराबर है। अगर इनमें से हम किसी को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी ओ ई को बढ़ा दें, ए ई को बढ़ा दें, सी एफ को बढ़ा दें या ओ एफ को बढ़ा दें, या दोनों में कुछ जोड़ दें, मान लिया हम कुछ जोड़ देते हैं, तो जिधर जोड़ेंगे वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब आप गौर करिए कि अगर मैं इस ओ ई को हटा के ओ एफ लिख दूं, अगर ओ ई को हटा के ओ एफ लिख दूं तो जो ये वैल्यू है बढ़ जाएगी इसके मुकाबले। ठीक है, अगर मैं ओ ई की जगह पे ओ एफ लिख दूं, क्यों, अब ओ एफ जो है लिखने से ये बढ़ क्यों रही, क्योंकि ओ एफ जो है वो ओ ई से बड़ी है। तो अगर मैं इस ओ ई की जगह में ओ एफ लिख दूं तो ये वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी इसके मुकाबले में। तो अब ए ई स्क्वायर
प्लस ओ एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ग्रेटर देन होगी। अब ओ एफ स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा ए ई स्क्वायर ग्रेटर देन सी एफ स्क्वायर। अब ए ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी एफ स्क्वायर जो है ये इंप्लाइज करेगा कि ए ई जो है वो ग्रेटर देन है सी एफ से, ए ई जो है वो सी एफ से बड़ी है। अब अगर मैं इसे 2AE कर दूं, 2AE दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2AE जो है वो भी 2CF से बड़ी होगी। अब 2AE जो है वो 2CF से बड़ी होगी, और 2AE जो है हमारे पास, अगर हम यहां से देखें तो 2AE जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। इज ग्रेटर देन 2CF किसके बराबर है, 2CF अगर 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें 2CF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD। तो ए बी जो हो जाएगी वो किससे बड़ी हो जाएगी, सी डी से बड़ी हो जाएगी। यही हमें प्रूव करना था कि जो कॉर्ड क्लोज होगी सेंटर के वो बड़ी होगी उस कॉर्ड से जो दूर होगी एज कंपेयर टू गिवन कॉर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कॉर्ड का होगा, जो अगर 2 कॉर्ड हमें दे रखे उनमें जो करीब होगी वो बड़ी होगी सेंटर से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कह रही है नेक्स्ट थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। क्वेश्चन हमसे यार थ्योरम हमसे क्या कह रही है कि अगर हमारे पास कोई आर्क है ए बी, ठीक है, और वो सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करती है, सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी करती है, और यही आर्क हमारा जो है सर्किल के किसी रिमेनिंग पार्ट पे करती है, तो जो ये एंगल है, ये एंगल जो है AOB वो ACB का डबल है, यानी कि एंगल AOB जो है वो 2 एंगल AOC है। ठीक है, ये हमें कैसे प्रूव करना है देखते। अब हम पहले लिखते हैं क्या, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल AOC, ये हमें जो है क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम CO को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन CO एंड प्रोसीड इट टू D। अब हम इसे C को उसे ज्वाइन करते हैं और आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगर आपने 6, 7, 8 में ही पढ़ा हो, आपको प्रॉपर्टी याद हो कि किसी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल AOC एंड BOC, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC। अब एंगल AOD जो होगा, एंगल AOD जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल OAC प्लस एंगल OCA। क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल, एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसी तरीके से एंगल BOD जो होगा वो क्या होगा, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल OBC। ठीक है, अब आप ये चीज तो आपको मिल गई कि ये दो एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो बराबर होंगे अपोजिट एंगल के बराबर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है।
अब हम ऐड कर ले इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी। अब एओडी और बीओडी, एओडी और बीओडी को अगर मिला दे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, जो क्या कहलाएगा, एओबी, एंगल एओबी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखने की है कि ये भी रेडियस है, एओ जो है वो भी रेडियस है, और ओसी भी रेडियस है, और ओबी भी रेडियस है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं एओसी को, तो ये दोनों रेडियस है और ये दोनों बराबर होंगे। और एक हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। इट मींस के ओ ए सी और ओ सी ए बराबर होंगे, यानी ओ ए सी और ओ सी ए बराबर होंगे। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं टू एंगल ओ सी ए, या पहले इसको ओ सी ए, एंगल ओ सी ए लिख लो, प्लस एंगल ओ सी ए लिख लो, प्लस इसी तरीके से ओ सी बी जो होगा वो ओ बी सी के बराबर होगा। तो हम ओ सी बी इसको लिख लेते हैं ओ सी बी। अब एंगल ओ सी ए यानी ये वाला एंगल और ओ सी बी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलाकर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू पहले तो इसको ये लिख लेते हैं, टू एंगल ओ सी ए प्लस टू एंगल ओ सी बी, और ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टू कॉमन ले लेंगे, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। अब ओ सी ए और ओ सी बी इसको और इसको मिला के एंगल ए सी बी लिख सकते हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टू एंगल इंटू एंगल ए सी बी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब एक और थ्योरम देखते हैं यहीं पर कि एक इसी कॉन्सेप्ट की या इसी थ्योरम के बेस पे हमसे थ्योरम कही जाती है कि प्रूव करिए कि किसी सेमी सर्किल में बना ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, किसी सेमी सर्किल में बना ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब उसको कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम है द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल, और इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, और ट्राइंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि अगर किसी सेमी सर्किल में कोई ट्राइंगल बनाते हैं, ये हमारा हाफ सर्किल, ये ओ है हमारा, और इसमें हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं, चाहे कैसे ही बना लें, ये हम बनाते हैं ट्राइंगल, तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है ये सी एंगल जो है हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम एक्सटीरियर एंगल को कंसीडर करते हैं इसके, ठीक है, एंगल ए ओ बी को कंसीडर करते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री,
ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो एंगल एओबी जो है वो सेंटर पर बना है, ठीक है, और ये जो है हमारा किस में बना है, सर्कमफ्रेंस में बना हुआ है, सी वाला एंगल। तो एंगल ए सी बी जो होगा वो क्या होगा, 1/2 एंगल ए ओ बी के बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट एनी पॉइंट ऑन circumference having same arc। अगर सेम आर्क पर कोई आर्क है, सेम आर्क है, और वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उसका हाफ जो है वो सर्कमफेरेंस पे बनाएगी, ठीक है। तो हमारा एसीबी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल एओबी। अब ए ओ बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास है 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था कि किसी भी सेमी सर्किल में बना ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। और यहां से हमारा एसीबी जब 90 आ गया तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं ट्राइंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमें एक कॉर्ड दे रखी है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर और जो सर्किल है उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। हमें ये डिस्टेंस निकालना है ओसी। हम ये जानते हैं कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। क्या जानते हैं हम, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, और इसको हम लिख सकते हैं 2BC लिख सकते हैं। और ये 16 है तो BC इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 16/2 दैट इज 8। BC हमारे पास कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। और रेडियस हमारे पास कितनी है, OB कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये OCB जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल OCB, OB स्क्वायर जो होगा वो होगा OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, OC स्क्वायर चाहिए। तो OC स्क्वायर जो होगा आपके क्या होगा, OC स्क्वायर होगा OB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर। OC स्क्वायर इज इक्वल टू, OB है हमारे पास 10 प्लस माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64 36 OC स्क्वायर। OC स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो OC कितना हो जाएगा, √36। OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड which is a distance of 3 cm from the center of a circle of radius 5 cm। लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है, यानी ए बी निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, OC कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें रेडियस कितनी दे रखी है, यानी OB कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल OCB इन
राइट एंगल ट्राइंगल OCB। OCB में क्या होगा, OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, BC स्क्वायर, सॉरी OB स्क्वायर। अब OB स्क्वायर हमें चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, तो BC स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OB कितना है हमारे पास 5 माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16 एंड BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 16। BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। BC हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। अब BC जो होगा वो AC के बराबर होगा, क्यों होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। और ए भी हमारे पास क्या होगा, ए भी होगा BC प्लस AC। अब BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने निकाली है, BC कितनी 4 सेंटीमीटर निकालिए, 4 प्लस 4, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि OD जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पर। OD इज परपेंडिकुलर टू AB, AB पर परपेंडिकुलर है। इफ BC इज द डायमीटर, ये BC इसका डायमीटर है, शो दैट AC पैरेलल टू DO, यानी कि AC जो है वो पैरेलल है DO के। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर हमसे कहा है कि ये भी शो करना है एंड शो दैट AC इज इक्वल टू 2OD। कैसे प्रूव करेंगे, अब हम चेक करते हैं। देखो एंगल BOC कितना हुआ, एंगल BOC इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और सेमी सर्किल में है। BC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब एंगल BAC कितना होगा, एंगल BAC जो होगा 1/2 एंगल BOC होगा, किससे, एंगल एट सर्कमफेरेंस इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ सेंटर। एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो BAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 180, एंगल BAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल BAC भी 90 है और एंगल ODB भी 90 है, यानी BO परपेंडिकुलर इस पे। ठीक है, तो एंगल D और एंगल A जो है वो क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दैट इज इंप्लाइज दैट जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे तो AC जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू DO। अब उसके बाद हमें प्रूव करना है कि AC जो है वो किसके बराबर है, 2OD के बराबर है, 2OD के बराबर है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे, BD अपॉन AD, सॉरी AB अपॉन BD AB अपॉन BD इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन OB, और इज इक्वल टू DO अपॉन OC, AC अपॉन DO।
ए बी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन ओ बी एंड ए सी अपॉन डी ओ। अब हम क्या करते हैं, ए सी अपॉन डी ओ को क्या रख लेते हैं, बी सी अपॉन ओ बी रख लेते हैं। बी सी हमारा डायमीटर है तो ये 2r के बराबर होगा, और ओ बी जो हमें हमारा क्या है, रेडियस है, तो ये r होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू डी ओ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है अगर ट्राइंगल, देखो ये एंगल, आप ये इसमें एक चीज और प्रूव करना है आपको, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। कौन कौन से ट्राइंगल को, बी डी ओ को आप अगर एक्सपेंस जरा कुछ बड़ा करके करना चाहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप ऐसी तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर आपको सब्जेक्टिव में मिल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल तो बी ए बी सी में और डी बी सी में कॉमन आ जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल डी जो है और ए जो दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ट्राइंगल डी बी ओ और ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब हुआ कि ये साइड इसके साइड के बराबर होगी, यदि बी डी होगी वो बी बी सी का जो रेशियो होगा, बी डी का बी सी का जो रेशियो होगा वही बी ओ और बी सी का रेशियो होगा। इनका रेशियो बराबर होता है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं, ये सिमिलर होते हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको एक डायग्राम दे रखा होगा और उसमें आपसे किसी भी एंगल की वैल्यू पूछी जाएगी। अब तक जो आपने थ्योरम्स करी हैं उनकी बेसिस पे आपको उनको स्टडी करना है, यानी समझना है और फिर उनका आंसर देना है। अब आपसे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। हमें ये एंगल दे रखा है सी ओ ए या ए ओ सी जो है वो कितना दे रखा है, एंगल ए ओ सी जो है वो कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब ये वाला एंगल, वो सॉरी ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ए ओ जो होगी वो ओ सी के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये रेडियस है। अब जब ये रेडियस है तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, दैट इज इंप्लाइज दैट एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ठीक है, यानी ये वाला एंगल और ये इतना सिर्फ इतना एंगल बराबर होगा। ठीक है, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, ओ ए सी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, इन ट्राइंगल ओ ए सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। अब एओसी कितना आपके पास, एओसी आपके पास है 80 और ओसीए और एओसी दोनों बराबर हैं, तो हम ओ ए सी लिख देते हैं इसको, ओ ए सी प्लस ओ ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू यहां बचेगा 100 और ये अपॉन में चले जाएंगे 2, तो हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं, एंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ बी जो होगा वो ए ओ के बराबर होगा। ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, दोनों रेडियस है, इसलिए ओ ए बी और ओ बी ए दोनों बराबर होंगे एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये दोनों बराबर होंगे। ये अब दोनों बराबर होंगे तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ए ओ बी आपको 120 दे रखा है, ठीक है, प्लस ओ बी ए को हम ए ओ बी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है। टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120। टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/2 यानी 30 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा।
और जो x है हमारा वो किसके बराबर है, ओ ए बी। एंगल x जो है वो हमारे किसके बराबर है, ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी। ओ ए बी की वैल्यू हमने 30 निकाली है और ओ ए सी की वैल्यू हमने 50 निकाली। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है, बी ए सी जो है वो कितना दे रखा है, हमें 30 डिग्री दे रखा है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी सी बी डी सी क्यों होगा बराबर, एंगल ऑन सेम आर्क, एक ही आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं, एंगल ऑन सेम आर्क, एंगल एट सेम आर्क। ठीक है, ये भी हमारा 30 का हो जाएगा। ठीक है, अब इन ट्राइंगल बी सी डी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल बी हमारे पास है 70 डिग्री दे रखा है, सी हमारे पास एक्स है और डी हमारे पास 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 100, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। अब इनके जो खास क्वेश्चन हैं वो आपको एक नई वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हमसे और क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये तो फंडामेंटल थे आपके, और 2-4 मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन का पैटर्न होता है। ठीक है।